वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के पेपर 2 के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा। अभी मैं कुछ देर पहले लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इशू था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। और प्रयास अब यही कर रहा हूँ कि अब लाइव पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और अब पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। हो सकता है कि इस सत्र में मैं ना पढ़ा पाऊँ आपको सही तरीके से लाइव क्लास के माध्यम से, लेकिन अगले सत्र तक आते आते आपको विधिवत तरीके से एकदम से, जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी आप लोग करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वैसे ही बीए की तैयारी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। मेरा सपना बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए, तो मैं प्रयास वही कर रहा हूँ लगातार, उसी में दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को, और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो कल पेपर लगा हुआ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि जो है रात में ही आपके लिए कुछ वीडियो का प्रबंध किया जाए, ताकि आप एक प्रकार से परीक्षा में अच्छा करके आएँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा। बीए सेकंड सेमेस्टर के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह कथन किसका है कि सभी सरकारें, चाहे वे कितनी ही दूषित हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती हैं या निर्भर रहती हैं? इसको कहा था एंड्रयू हेवुड ने भी, और ह्यूम महोदय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूम, चूंकि एंड्रयू हेवुड दिए नहीं गए हैं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार नहीं है? लोकतंत्र का क्या आधार नहीं है? लोकतंत्र के आधार की अगर बात की तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, बंधुत्व, ये सब लोकतंत्र के आधार हैं। जबकि धन की प्रचुरता ये लोकतंत्र का आधार नहीं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न बातों में से कौन सी बात स्वास्थ्य लोकमत के निर्माण में सहायक है? स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सहायक है। लोक मतलब क्या होता है? लोगों का मत। तो निम्न बातों में से कौन सी बात स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सहायक है? इनमें से आप देखेंगे जो स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार पत्र होता है, ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सहायक होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक है? स्वस्थ लोकमत के निर्माण में क्या बाधक है भैया? निरक्षरता जो है इसमें बाधक है। निरक्षरता होगी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, तो ऐसे में आपके जो है फायदे बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं ये राजनीतिक लोग, ठीक है। सामाजिक संपर्क, अंतर जातीय विवाह और समृद्ध होना, इसका कोई ये बाधा नहीं डालते हैं लोकमत में। निरक्षरता जरूर डालती है। क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अपने हिसाब से वोट डालेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का स्वरूप क्या है? सामाजिक न्याय का स्वरूप है, देखिए ऑप्शन ए में दिया सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करना। बिल्कुल, सामाजिक न्याय का स्वरूप यही होता है, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करना। आर्थिक व्यवस्था को सुचारू करना, नीतिगत परिवर्तन, ये दोनों नहीं होते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, सामान्य हित की प्रमुखता प्रदान करते हैं। सामान्य हित की प्रमुखता प्रदान करते हैं सामाजिक न्याय और समाजवाद, दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मजदूरों के लिए जीवनोपयोगी वेतन प्राप्त करने का जो राज्य प्रयास करेगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जब भी बात की जाएगी कि राज्य प्रयास करेगा, तो राज्य प्रयास करता है किसमें? केवल और केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। ये भाग 4 है, ठीक है। अनुच्छेद मतलब कि ये भाग 4 भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। इसको डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य को एक प्रकार से गाइडलाइन दी गई है कि आप ऐसा जनता के लिए कर सकते हैं, या जनता या एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, एक अच्छे राज्य के निर्माण में आपको ये बातें सहायक हो सकती हैं। तो 36 से लेकर के 51 तक ये बातें लिखी गई हैं। उन्हीं बातों में से अनुच्छेद 43 में ये बात लिखी है कि मजदूरों के लिए उनके जीवनोपयोगी वेतन, मतलब कि जो मजदूर लोग हैं उनको जीवनोपयोगी वेतन मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिन भर आपके यहाँ काम करें और आप उनको 50 रुपये शाम को दे दें कि जाओ भैया हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। मान लेते हैं दिन भर अगर आपके यहाँ काम करें तो कम से कम 300 रुपया दिहाड़ी चलती है, 300 रुपया उनको कम से कम मिलना चाहिए। अधिक से अधिक वो 1000, 800, 900, 400, 700 जितने में भी वो एक प्रकार से दे पाएँ उतना दें, क्योंकि मजदूर लोग एक प्रकार से बहुत ही मेहनत करते हैं। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि इनको एक प्रकार से इनके जीवन के लिए उपयोगी वेतन दिया, यानी कि जिससे उनका खर्चा गुजर बसर चल सके। अगला क्वेश्चन है, कोई राज्य या व्यक्ति
जाति, धर्म, भाषा, लिंग तथा जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक अनुच्छेद 15 जो है उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 15 में ये बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 14 की अगर बात की है तो अनुच्छेद 14 में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब होता है कि कानून के नज़र में सभी बराबर हो, कानून के हिसाब से सभी बराबर, चाहे निरहू का लड़का हुए और चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हुए, चाहे कोनो एमएलए एमपी का लड़का हुए, सबके लिए नियम कायदा एक होता है। कानून के हिसाब से सब बराबर हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन होता है उसके विषय में अवसर की समानता देता है, यानी कि जो आरक्षण वगैरह है इसको एक प्रकार से अगर देखें तो अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण चूंकि अगर इकोनॉमिकल होता है तो बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है, लेकिन आरक्षण अगर जातिगत आप दे रहे हैं तो इसका एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव भी समाज को देखने को मिलता है। हालांकि जब ये दिया गया था तो बहुत ही सोच समझ करके दिया गया था, चूंकि इस पर चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है सभी व्यक्तियों को। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है, अनटचबिलिटी का अंत करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग, जन्मस्थान, भाषा और इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप स्कूल मान लेते प्राइवेट स्कूल ही खोले हैं, अब आप सोचो कि मैं केवल लड़कों को एडमिशन दूंगा लड़कियों को नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप ब्राह्मणों को केवल पढ़ाएंगे शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे, आपको शूद्र को भी पढ़ाना पड़ेगा, ब्राह्मण को भी, मुस्लिम को भी, बौद्ध धर्म वाले को भी, जैन धर्म वाले को, यानी सबको आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों के अंत की बात करी गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंडिया, अच्छा अनुच्छेद जो ये हैं आपके मौलिक अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में एक प्रकार से बताए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? डोनाल्ड ई स्मिथ, डोनाल्ड ई स्मिथ ने लिखा है। 1963 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न, धर्म ईश्वर में विश्वास करता है तो धर्म निरपेक्षता नैतिकता में विश्वास करती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का आलोचक नहीं है? बताएं, प्रजातंत्र का आलोचक सॉरी, बताएं, तबीयत थोड़ी सी खराब है हमारी, बताएं निम्नलिखित में से प्रजातंत्र का आलोचक कौन नहीं है इनमें से? देखें, लॉर्ड ब्राइस जो है प्रजातंत्र के आलोचकों में शामिल नहीं है, जबकि कार्लाइल, लेकी और सर हेनरी मैन ये प्रजातंत्र के आलोचकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया के एकमात्र देश में है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड, चूंकि छोटा देश है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है ओपन डेमोक्रेसी, मतलब कि डायरेक्ट एक प्रकार से जनता जो होती है नियम कायदों में संशोधन करने के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार होती है। कोई नियम जनता को नहीं अच्छा तो जनता कहेगी कि ये नियम बदलो तो बदल दिया जाएगा। अपने यहाँ पर क्या होता है, हम लोग लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा भारत है अपना। अब यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर हम अपने क्षेत्र के जो सांसद होते हैं उनको चुन करके हम भेजते हैं संसद भवन में, विधायकों को चुनते हैं, एमएलए एमएलसी को आप नहीं चुनते, एमएलए को चुनते हैं और सांसद को चुनते जो लोकसभा में जाते हैं, तो वो एक एरिया विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हमारे तरफ से वो जाते कई लोगों की तरफ, चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है, बड़ा देश है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख प्रवर्तक है जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसीज 100% पुस्तक आने वाली है, ये बताएं मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1921 में, ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशक कौन है, मतलब इस पुस्तक को लिखा किसने? लॉर्ड ब्राइस, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन, 100% प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र शासन की प्रकृति है, प्रजातंत्र शासन की प्रकृति है, देखें उदारवादी, समानता पर आधारित है और स्वतंत्रता। प्रजातंत्र उदारवादी, समानता और स्वतंत्रता सभी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी पर आधारित है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोकमत का महत्व है वर्तमान काल में या प्राचीन काल में? लोकमत का महत्व एक प्रकार से चाहे प्राचीन काल हो चाहे वर्तमान काल हो, सभी में रहा है और हमेशा रहेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोकमत की प्रमुख विशेषता है।
लोकमत की प्रमुख विशेषता क्या होती है? लोकमत कार्य करने की एक विधि होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, लोकमत की प्रमुख आवश्यकता क्या है? धर्म के लिए, नियम के लिए, कानून के लिए या फिर आवश्यक परिवर्तन के लिए? तो लोकमत जरूरी होता है आवश्यक परिवर्तन के लिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकमत निर्माण के तत्व हैं। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं मरुत वेग से। मरुत वेग का मतलब क्या होता है? मरुत माने होता है चील, ठीक है। मारुति माने चील। हनुमान जी का एक नाम चील क्यों पड़ा? चूंकि मरुत वेग से बहुत तेज चलते थे। और मारुति एक बंदर का भी नाम था, उनके पिताजी थे, ठीक है, इसीलिए इनको मारुति नंदन कहते हैं। मारुति नंदन के पीछे कई तर्क हैं। तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं। लोकमत निर्माण के तत्व हैं। लोकमत यानी जो जो लोगों का मत होता है वही लोकमत होता है। लोक माने पब्लिक और मत माने विचार। ऐसे मान लेते कोनो मुद्दा आवा, अब हम आपसे पूछी, आप लोगों से पूछी, क्या पूछे हम कि भैया ये बताओ, या जो है दोस्तों ये बताओ कि हम आपको लाइव पढ़ाएं, बोर्ड पर पढ़ाएं कि इस पर पढ़ाएं? तो हमने क्या किया, एक पब्लिक डिमांड मतलब पब्लिक से प्रश्न पूछा, तो वही लोक मत। अब आप लोग जो बताएंगे, जो इसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा वही मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है। लोक मत के निर्माण के तत्व हैं, फटाफट से आप बताएंगे। लोक मत निर्माण के तत्व क्या हैं? देखिए अभी प्रश्न पूछा गया तो अभिजन वर्ग, विचार और परंपराएं। लोकमत निर्माण के तत्व में ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नागरिकों को राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव होता है। नागरिकों को राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव होता है नागरिकों पर, क्या? तो लोकमत पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकमत निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? लोकमत निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है दूरदर्शन। आजकल दूरदर्शन के माध्यम से लोकमत निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया जो होती है उस पर जिसकी विजय है वही जान लीजिए कि हर एक मामला में, इलेक्शन में देखें जनता तक जिसकी पहुंच होगी, प्रचार प्रसार जितने धुआंधार तरीके से होगा उतने ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। 10 बार आप किसी के सामने एक प्रोडक्ट लेकर के जाओ, 11वीं बार तो वो खरीद ही लेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रचार वाले यही तो करते हैं। आप इस समय आईपीएल देख रहे होंगे, खूब प्रचार आते हैं उसमें। अब एक ही प्रचार आप 20 बार आपके दिमाग में वही चीज चलती है, तो प्रचार के जो बोल होते हैं वो सब भी आपको याद होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है? अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है भैया? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो है, ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोई भी शासन सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है, यह कथन किसका है? कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है, यह कथन कहा था हाफ्स महोदय ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरूरी है भाई, हर एक विचारधारा में, हर एक धर्म में, हर एक राजनीतिक पार्टी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे लोचा जरूर होता है। हर एक पार्टी, हर एक धर्म, हर एक विचारधारा एकदम से 100% सही नहीं होती है। हर में कमी होती है, हर एक विचारधारा में कमी होती है। तो वही बात इन्होंने कही हाफ्स ने। अगला प्रश्न, धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, यह कथन हाफ्स महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन गिल क्राइस्ट महोदय का है। क्या है? लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही ये क्रांतिकारी नहीं हो सकता, गिल क्राइस्ट महोदय का कहना है ये। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र की निम्न में से क्या केंद्रीय विशेषता है? बताएं। आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के निम्न में से क्या केंद्रीय विशेषता है? तो आर्थिक समानता ये केंद्रीय विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% प्रश्न आएगा। तो डेमोस और क्रेटिया शब्द से इसका जो है उत्पत्ति हुई है। डेमोस और क्रेटिया शब्द जो हैं ये आपके ग्रीक शब्दावली हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इन्हीं से हुआ, इसका मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। अगला प्रश्न, अधिनायक तंत्र में शासन की शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित होती है? अधिनायक तंत्र में शासन की शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित होती है भैया? एक व्यक्ति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अध्यक्ष राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है, किसने कहा? बताएं। राज्याध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है, किसने कहा? ये फोर्ड महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अधिनायकवादी राज्य में नहीं पाई जाती है? बताएं। उग्र राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र का विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सर्वाधिकारवाद? तो ये विशेषता अधिनायक राज्यवाद में नहीं आती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये नहीं होती, इसमें उग्र राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र का विरोध होता है, सर्वाधिकारवाद की बात होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर अधिनायकवादी बिल्कुल से चुप हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ये कथन बहुत ही फेमस है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। बताएं किसने कहा था कि, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने कहा कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह कथन मुसोलिनी का है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा था कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शोषण का यंत्र होता है, ये कथन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपसे बने हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अच्छा पब्लिक ओपिनियन एक पुस्तक है, वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे किस कौन है? वाल्टर लिपमैन पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपके बना हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा एक प्रश्न और पूछा गया था 2022 में कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है, यह कथन किसका है? तो बर्ट्रैंड रसल का यह कथन था। ये बात ध्यान रखेंगे, किसका? बर्ट्रैंड रसल का। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे कि शक्ति का स्वभाव भ्रष्ट करना है और आधिकारिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का कथन था। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अच्छा राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? ये भी प्रश्न बहुत ही शार्ट प्रश्न, छोटा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया 2022 के पेपर में। तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन महोदय ने कहा था। ये बात ध्यान रखें, किसने कहा था? कैटलिन महोदय ने कहा था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आया हुआ है। बताएं, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है, ये कथन मुसोलिनी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है। रीसेंट पॉलिटिकल थॉट पुस्तक के लेखक, रीसेंट पॉलिटिकल थॉट पुस्तक को किसने लिखा है? जैक्सन महोदय ने लिखा है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न आपका 100% आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताएं अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनार्किया शब्द से, अनार्क से या निम्बार्क से? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो अराजकता शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हुई किससे? अनार्किया शब्द से हुई है। किससे? अनार्किया शब्द से हुई है अराजकता शब्द की उत्पत्ति। ये बात, अराजकता का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें राजा ना हो, जिसमें कोई राज्य ना हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अराजकतावाद का प्रमुख अर्थ है। अराजकतावाद का प्रमुख अर्थ क्या है भैया? अराजकतावाद का प्रमुख अर्थ होता है शासन का अभाव, यानी शासन की कमी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% ये पूछा गया था और अब की बार भी आएगा। अराजकतावाद का मतलब क्या होता है? जहां पर शासन ना हो, शासन की कमी हो, राजा ही ना हो, राज्य ही ना हो, कोई पुलिस पर हो ही ना उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतः अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं देखा गया है। अब जहां पर हैं होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो डी लगा देंगे। ये सभी, राज्य का विरोध होता है अराजकतावाद में, शासन का भी विरोध होता है और प्रतिबंधों का भी विरोध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अराजकतावादी समाज का प्रमुख आधार है। अराजकतावादी समाज का प्रमुख आधार क्या है भैया? प्रेम और सहयोग के द्वारा ये राज्य चलता है, मतलब राज्य ही नहीं होता, इसमें कोई नियम और कोई अनुशासन नहीं होता है, प्रेम और सहयोग पर चलता है। अगला प्रश्न है, अराजकता के प्रमुख गुण क्या हैं? अराजकता के प्रमुख गुण हैं, अब यहाँ पर हैं दिया है, डी ऑप्शन में ये सभी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी आपको ना पता हो प्रश्न का उत्तर और हैं दिया हो, डी में ये सभी दिया हो, उपयुक्त तो सभी दिया हो, तो हमेशा करेक्ट आंसर 90%, 99.99% आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। ठीक है, तो अराजकता के प्रमुख तत्वों में प्रमुख गुण क्या है? व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है, स्वतंत्रता का विकास है, समानता का भी विकास है, डी ऑप्शन ये सभी। उदारवाद से संबंधित है, स्वतंत्रता, नियंत्रण, सामाजिक मूल्य, शासन। उदारवाद से संबंधित क्या है भैया? स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से धर्मनिरपेक्षता संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है भैया? उदारवाद से संबंधित। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य संपूर्ण जो धर्म है, सारे धर्म है या सारे धर्म के जो लोग होते हैं उनका बराबर आदर करेगी, सम्मान करेगी, सबकी रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन,
उसी को हिंदी में बोलते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, समाजवाद क्या है, किसकी रचना है? एक पुस्तक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशलिज्म। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, एक नारा दिया गया था समाजवाद को लेकर के कि एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद। ये नारा किसने दिया था? स्टालिन महोदय ने दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओबन ने करा था 1827 में। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। रॉबर्ट ओबन को ही समाजवाद का पिता कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, तो मैं बीच बीच में इसलिए बताता हूँ ताकि आप को और चीज़ें रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए आप सभी का। एक ही वीडियो में आप तमाम प्रकार की चीज़ों को जान जाएं। अच्छा, यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी है? टॉमस मोर ने लिखी यूटोपिया पुस्तक, ठीक है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे भी गए हैं आपकी परीक्षा में। ओके, चलें आगे देखें। कौन सा सिद्धांत उदारवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सिद्धांत उदारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखें, हस्तक्षेप का सिद्धांत उदारवाद से संबंधित नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का सिद्धांत उदारवाद से रिलेटेड है। समाज कल्याण का सिद्धांत भी संबंधित है उदारवाद से, और राष्ट्रीय आत्मसमर्पण का सिद्धांत भी उदारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद का प्रमुख सिद्धांत है। पूंजीवाद के प्रमुख सिद्धांतों में आपका लाभ का सिद्धांत जो है पूंजीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की स्थिति संभव है। वर्ग संघर्ष की स्थिति संभव है पूंजीवाद में। वर्ग संघर्ष पूंजीवाद में ही होता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब तक के अब तक के इतिहासों को देखा जाए तो अब तक का समाज जो रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसने कहा अब तक का इतिहास? तो ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। द्वंदात्मक भौतिकवाद की विचारधारा कौन देते हैं? कार्ल मार्क्स देते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र के आधुनिक समाजवाद के जनक हैं, ठीक है। कौन? कार्ल मार्क्स। या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस, किसने लिखी है? अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ग संघर्ष की स्थिति संभव है किसमें? पूंजीवाद में, ठीक है। पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष होता है, तो चूंकि एक वर्ग अमीर होता जाता है, दूसरा वर्ग गरीब होता जाता है, तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है, मजदूर और मालिक के बीच का संघर्ष है, ठीक है, वर्ग संघर्ष, ठीक है। और विदेशी कल्चर में आप देखें जहां पर पूंजीवादी विचारधारा, वहां पर अमेरिका वगैरह में पूंजीवाद चलता है। अपने यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवाद है क्या? एक शब्द में आपको अगर मैं समझाऊं तो ये समझें, आपको क्लियर हो जाएगा। पूंजीवाद वह विचारधारा जिसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हो इस पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी होती, सरकार का उस पर स्वामित्व नहीं होता है। समाजवाद में ये होता है कि एक प्रकार से इसमें सरकार अपने हाथों में उत्पादन के साधनों को लिए होती है, और सरकार, जब सरकार के हाथों में हर एक चीज़ होगी तो सरकार एक प्रकार से जनता के लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन समाजवादी देश जो होते हैं उतना आगे नहीं बढ़ पाते, डेवलप नहीं हो पाते हैं। जैसे अमेरिका डेवलप क्यों हो? चूंकि पूंजीवादी विचारधारा का, वहाँ पर गरीब वरीब का मतलब नहीं देखते हैं वो लोग, ठीक है। अपने इंडिया में तो है, हम लोग देखते हैं गरीब हैं और राज्य को करना चाहिए, देश को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। अमेरिका वगैरह में चूंकि पूंजीपति है तो वहाँ पर सब वही लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा, लाभ का सिद्धांत वही एकदम से मारे जा रहा है। पैसा ही पैसा, पैसा कमा लो। अरे कहाँ ले जाओगे पैसा कमा करके? कफन जो होता है जिसमें लोग लपेट करके जब मर जाते हैं तो लपेटा जाता है कफन में। कफन में कोई जेब होती है कि 2-3 नोट 500 हुआ सरकाए को हम डाल लो कफन में निकल जाए? नहीं होती है। तो कोई ज़रूरी है इतना पैसा कमा लो कि एकदम से जो है लाभ का सिद्धांत नहीं, पूंजीवादी विचारधारा। क्या करोगे? मतलब इतना कमाओ कि आपकी जो है एक प्रकार से जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाए। ज़्यादा एक प्रकार से ये करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता पैसा कमाना, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो है वो पूंजीवाद के खिलाफ आई, मतलब सॉरी, समाजवाद पूंजीवाद के खिलाफ आया। अकेले कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की जड़ें हिला दी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रजातंत्र तो आप जानते हैं, इसे इंडिया में क्या है? प्रजातंत्र है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रमुख सिद्धांत? अच्छा, भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, यानी यहाँ पर सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है। जके मन कहा है सरकारी में पढ़ाए, जके मन कहा है थे प्राइवेट में पढ़ाए, यानी कि सरकार भी उत्पादन के साधनों पर एक प्रकार से कंट्रोल करती है, और निजी स्वामित्व वाले यानी अंबानी की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और सरकार के द्वारा भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगवाई गई हैं, ठीक है। चलें, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रमुख सिद्धांत नहीं है इनमें से?
राष्ट्रवाद का प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रवाद का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत कोई राष्ट्रवाद का सिद्धांत नहीं, पूंजीवाद का सिद्धांत है राष्ट्र का सिद्धांत। राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत, देशभक्ति का सिद्धांत और राष्ट्रीय पहचान का सिद्धांत, ये राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। जबकि लाभ का सिद्धांत है, पूंजीवाद का सिद्धांत है। वैश्वीकरण संबंधित है, वैश्वीकरण किससे संबंधित है भैया, वैश्वीकरण जो है आर्थिक विकास और तकनीकी विकास दोनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। साम्राज्यवाद संबंधित है किससे, साम्राज्यवाद जो है निरंकुशता और सर्वोच्च शक्ति से रिलेटेड है। सी ऑप्शन, आ और बा दोनों। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस देश में रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक पार्टी दो दलीय व्यवस्था को बनाए हुए है। तो किस देश में ऐसा है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस देश में ऐसा है भैया, किस देश में रिपब्लिकन पार्टी व डेमोक्रेटिक पार्टी दो दलीय व्यवस्था को बनाए हुए हैं, बताएं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1828 में आप देखेंगे वहां पर होती है। एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वान बुरेन के द्वारा एक प्रकार से ये दो दलीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस नेता ने दलहीन लोकतंत्र का विचार दिया। दल विहीन या दलहीन लोकतंत्र का विचार किसने दिया, तो एम एन राय ने दिया है। अगर एम एन राय ऑप्शन में ना हो तो आप जेपी नारायण को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डुबेर्जर के विश्लेषण के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी है। तो डुबेर्जर एक विद्वान है, उनके विश्लेषण के अनुसार अगर देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये एक शाख पार्टी है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दल व्यवस्था को सफल बनाने के लिए किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल व्यवस्था को सफल बनाने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जागरूक और सक्रिय जनता की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दबावकारी गुट, जो दबाव समूह होते हैं, उनके विषय पर सर्वप्रथम किसने अपनी रचना प्रस्तुत की। दबाव गुटों के विषय पर सबसे पहले जो रचना लिखने वाले विद्वान है उनका नाम है आर्थर बेंटले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह वो होते हैं जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का ग्रुप है, कोई मजदूरों का संघ है, तो ये सब राजनीतिक संघ नहीं होते, राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक मुद्दों पर एक प्रकार से राजनीतिक मुद्दों को परिवर्तित करवाते हैं। राजनीतिक मुद्दों में अगर कोई गलत काम होता है, जनता के विरुद्ध काम होता है, तो उसके लिए ये लोग धरना देते हैं। अगला प्रश्न, समाजवादी या साम्यवादी पार्टी अपनी प्रकृति से कैसी पार्टी है। साम्यवादी पार्टी जो है ये अपनी प्रकृति यानी उसके नेचर के हिसाब से देखें तो कैसी पार्टी है, वामपंथी पार्टी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दबावकारी गुट है। दबावकारी गुट का मतलब होता है दबाव समूह जो है, इनमें से कौन सा है। बजरंग दल जैसे इनमें जो है, ये बजरंग दल दबावकारी गुट है। बजरंग दल यानी भगवान जो बजरंग बली हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं वो एक प्रकार से बजरंग दल में आते हैं। शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल, ये सब एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जबकि बजरंग दल एक दबाव समूह है, दबाव गुट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो राजनीति में कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता। ऐसे ही मजदूर संघ हो गया और भी तमाम सारी चीजें, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कथन किसका है। थ्रेसी मेकस का ये कथन है और ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया है कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं। प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं, ये कथन किसका है, तो ये हेराल्ड लासबेल का कथन है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसने कहा कि राजनीतिक दल एकता बद्ध लोगों का एक ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं, इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल बहुत जबरदस्त कथन है ये, इसको कहा था एडमंड बर्क ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है। आधुनिक व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण करना, कानून को बनाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का पक्षधर है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का पक्षधर कौन है इनमें से, लीकाक, जॉन लीकाक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का विरोधी है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधी कौन है, बिलोबी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक ना होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते, क्योंकि विधानमंडल की अगर बात की है, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था, वो एक प्रकार से हर एक देशों ने ब्रिटेन से ही ली है, जो है इंग्लैंड से ही ली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलोबी, बिलोबी ने कहा था, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मानव अधिकार कमेटी में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, बताएं। मानव अधिकार की कमेटी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
तो मानव अधिकार कमेटी में अधिक अधिक से अधिक जो सदस्य हो सकते हैं वो 18 सदस्य हो सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव अधिकार आयुक्त का पद कब स्थापित हुआ था? तो मानव अधिकार आयुक्त का जो पद है ये स्थापित हुआ था 2004 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों के क्रियान्वयन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है इनमें से? तो मानव अधिकारों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी जो बाधा है आजकल वो है राज्यों की प्रभुसत्ता। ठीक है, देश की जो सॉवर्निटी है उसको लेकर के, चूंकि अब सॉवर्निटी यानी प्रभुसत्ता में क्या होता है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप राज्य पर नहीं करेगा, राज्य स्वतंत्र होता है। लेकिन जब मानवाधिकार की बात आती है तो जो मानवाधिकार आयोग होता है वो राज्यों में, अगर आप अपने राज्य में अपने नागरिकों के प्रति कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मानवाधिकार के लोग जो है आपकी तरफ से आते हैं और केस लड़ते हैं। तो राज्य की प्रभुसत्ता एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है उसमें। अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ? तो महिला आंदोलन जो है फ्रांस में सबसे पहले शुरू होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया इनमें से? तो महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक हैं जे.एस. मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार मिला? किस देश में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार मिला भैया? न्यूजीलैंड में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे मेरी वोल स्टोन क्राफ्ट की बौद्धिक उत्तराधिकारी कहा गया? मेरी वोल स्टोन क्राफ्ट ये एक प्रकार से महिला विचारिका हैं, बहुत विद्वान भी हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विद्वान है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में तो पूछी जाएंगे। तो मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट की बौद्धिक उत्तराधिकारी कहा गया है हैरियट टेलर मिल को। हैरियट टेलर मिल जो हैं एक ये भी लेखिका ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसने यह नारा दिया कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है? मतलब कि जो सरकारी है वो निजी भी है और निजी जो है वो सरकारी है। ये जो है कॉटे मिलेट ने कहा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइमोन दी ब्यूरो ने किस प्रकार के महिलावाद का समर्थन किया? सिमोन दी ब्यूवार एक प्रकार से ये भी महिला विचारक हैं। ठीक है, और इन्होंने उग्र महिलावाद का समर्थन किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक लिखी? बताएं, किसने दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक लिखी है? तो एस मुलर ओकिन ने लिखी है इस पुस्तक को। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वंदना शिवा का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो वंदना शिवा का नाम पर्यावरण महिलावाद से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण महिलावाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बताएं, किसने बहुल तंत्र का पदबंध गढ़ा? बताएं, बहुल तंत्र का पदबंध किसने गढ़ा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चार्ल्स मैरियम, डेविड ईस्टन या आर.एच. डहल या जो है एच.पी. हंटिंगटन? तो बहुलवाद का जो पदबंध गढ़ा किसने गढ़ा भैया? आर.एच. डहल ने गढ़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रामसी ने किस प्रकार के राज्य की अवधारणा दी है? तो ग्रामसी महोदय ने वर्चस्वधारी राज्य की बात करी है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जुर्गेन हेबरमास ने किस प्रकार के संकट की बात की है? तो जुर्गेन हेबरमास ने एक प्रकार से वैधता के संकट की बात करी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने अल्पतंत्र का लौह नियम बनाया? अल्पतंत्र का लौह नियम किसने बनाया? तो रॉबर्ट मिचल्स ने बनाया था। कब बनाया था? 1911 में। अगला प्रश्न, पावर ऑब्लिक नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? पावर ऑब्लिक नॉलेज पुस्तक को लिखा है माइकल फोकाल्ट ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक वैधता का स्रोत लोगों की शुद्ध इच्छा में निहित है? बताएं, तो वो आदर्शवाद के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा युग आएगा जब राज्य व उसकी वैधता का लोप हो जाएगा? तो ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का लोप हो जाएगा एक दिन। अगला प्रश्न, अधिकार वह मांग है जिसे स्वीकार मतलब समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये परिभाषा बोसांके की है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्वाचित होने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है? निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सबश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है? अधिकारों का जो एक प्रकार से जो आदर्शवादी सिद्धांत है सबसे बढ़िया माना जाता है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में सबसे पहले मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, उसी दिन मनाया गया था ये 10 दिसंबर की डेट को। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितनी धाराएं हैं? तो लगभग 30 धाराएं हैं उसमें। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉलिटिकल पावर पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स ई मेरियम ने। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में।
चलें इस प्रश्न का बताएं। संघीय व्यवस्था, प्रश्न पूछा गया है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? तो प्रेस को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है? तो इसको किसने कहा था? अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। कौन सा राज्य संवैधानिक राज्य के लिए मशहूर है? तो कौन सा राज्य संवैधानिक राज्य के लिए मशहूर है भैया? ब्रिटेन जो है संवैधानिक राजतंत्र के लिए मशहूर है, वहां पर अभी भी राजतंत्र है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी भी महारानी वहां पर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वैसे वहां की महारानी होती हैं। अगला प्रश्न है, किस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? किस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है भैया? तो संसदीय शासन प्रणाली में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सी शासन प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है? बताएं। तो आप देखेंगे जो संघात्मक व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्यों के परिवर्तन चक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शासनों के परिवर्तन चक्र का सिद्धांत जो दिया है अरस्तु ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जनवाणी देववाणी है यह सूत्र शासन के किस रूप पर लागू होता है? तो ये अधिनायक तंत्र पर लागू होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र को प्रतिनिधिक शासन किसने कहा? लोकतंत्र को प्रतिनिधिक शासन किसने कहा भैया? तो जे.एस. मिल ने कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शासन के किस रूप को आत्म सुधारक होने के नाम पर सराहा जाता है? बताएं। शासन के किस रूप को आत्म सुधारक होने के नाम पर सराहा जाता है? तो लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस राज्य में अपनाई गई? अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस राज्य में अपनाई गई भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, जहां सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती है उसको बोलते हैं एकात्मक शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि लोकतंत्र के दौर में दल व्यवस्था सर्व विद्यमान है? लोकतंत्र के दौर में दल व्यवस्था हर जगह विद्यमान है, कथन कहा था मैकाइबर ने, आर.एम. मैकाइबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? किस देश में एक दलीय व्यवस्था है भैया? आज भी चीन में एक दलीय व्यवस्था है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोगों को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ठीक है, चलें। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? बताएं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूलभूत आवश्यकता है, मतलब मूलभूत विशेषता है, वो क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा। तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूल विशेषता है वो राज्य परंपराओं की देन है, ये है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत का किसने व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत का जो व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया वो डेविड एप्टर ने किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से तत्व पाई के राजनीतिक विकास में शामिल नहीं है? लुसियन पाई। बताएं। तो कौन से तत्व लुसियन पाई के राजनीतिक विकास में शामिल नहीं है? तो सामाजिक न्याय नहीं शामिल है, बाकी कार्यों के विविधीकरण, समानता और संकटों से निपटने की क्षमता, ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन के सिद्धांत में कौन सा चर राजनीतिक विकास के चरों में नहीं आता है? तो हंटिंगटन के सिद्धांत में सरलता नहीं आती है, बाकी समायोजनशीलता, स्वायत्तता और एकता और सुमधुरता, ये सब हंटिंगटन के सिद्धांत में चर राजनीतिक विकास के चरों में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न, फ्रैंक का अल्प विकास का सिद्धांत जो है, अल्प विकास का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा, तो आप बताएंगे फ्रैंक महोदय ने दिया। तो उनका जो अल्प विकास का सिद्धांत है फ्रैंक महोदय का, विशेषकर किस क्षेत्र के देशों से संबंधित है? तो वो लैटिन अमेरिकी देशों से रिलेटेड है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने विकास फंद नामक पदबंध गढ़ा? विकास फंद नामक पदबंध किसने गढ़ा भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, किसने गढ़ा विकास फंद नाम का जो पदबंध है, किसने गढ़ा? तो F.W. रिक्स ने गढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है स्वतंत्रता पुस्तक यानी लिबर्टी पुस्तक, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जे.एस. मिल है। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता और समानता असंगत है, किसने कहा? स्वतंत्रता और समानता असंगत है, डी टाकबिले का कथन है। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, स्वतंत्रता की परिभाषा किसने दी है? तो जेफरसन ने इस परिभाषा को दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
एक पुस्तक है विधि शास्त्र पर व्याख्यान, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1838 में प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था दी बेब ऑफ द गवर्नमेंट, पुस्तक के लेखक मैकाइबर ने लिखा है दी बेब ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, कानून केवल आज्ञा ही नहीं बल्कि आग्रह भी है, किसने कहा था? तो विलियम गाडविन ने इस कथन को कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस कथन को गाडविन ने भी कहा और इसके अलावा आप देखेंगे इस कथन को बिलोबी महोदय ने भी इस पर मोहर लगाई है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, विधि संप्रभु की आज्ञा है, किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा इस बात को। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? जीन बोधा ने दिया। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेवियाथन पुस्तक थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? लॉक ने लिखी है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक ऑस्टिन ने लिखी है। तो ये सब एक प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है किसने अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक लिखी? अनइक्वल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक, अनइक्वल डेवलपमेंट जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? सामिर अमीन ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी देश में संपन्न व विपन्न वर्गों के बीच संघर्ष चल रहा है तो पाई के अनुसार उसे किस प्रकार का संकट मानेंगे? लुसियन पाई के अनुसार उसको किस प्रकार का संकट मानेंगे? अगर किसी देश में संपन्न और विपन्न वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है तो उसको वितरण का संकट मानेंगे। बी ऑप्शन यानी बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया संपत्ति का। अगला प्रश्न, किसके मतानुसार राजनीतिक विकास अपरिहार्य किंतु एक दिशाबद्ध होता है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व किसी देश के लोगों की राजनीतिक संस्कृति की रचना और उसके स्थानीयकरण में सहायक नहीं होता है? तो आरोपित विचारधारा ये एक प्रकार से सहायक नहीं होती, बाकी भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक परंपराएं और सामाजिक और आर्थिक विकास ये सब एक प्रकार से राजनीतिक संरचना की एक प्रकार से स्थानीयकरण में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास का कौन सा सिद्धांत अंतिम चरण पर राज्य के लोप की कामना करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी विचार करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताई। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और आपको बता दूं सुबह आपकी 8 बजे जो क्लास होगी या 7 बजे सुबह के, वो मैं 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।